गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स जनवरी 2020 का। पार्ट 1 है ये वीडियो, पार्ट 2 भी आगे आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क खुल रहा है। ठीक है, और ये कहाँ खुल रहा है? हल्द्वानी उत्तराखंड में खुल रहा है। ठीक है, पॉलिनेटर पार्क। पॉलिनेटर पार्क क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है कि जो भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, तो उसका जो मेल काउंटर पार्ट है उससे लेके जाते हैं ये लोग फीमेल काउंटर पार्ट पे। तो पॉलिनेटर में कौन कौन आ जाता है? बटरफ्लाइज, हनी बीज, बर्ड्स और जितने भी तरह के इंसेक्ट्स होते हैं ना, तो यहाँ से मेल काउंटर पार्ट से फीमेल काउंटर पार्ट पे पॉलिनेशन से ले आते हैं, उनको पॉलिनेटर कहते हैं। तो ये खुल रहा है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, और ये इंडिया का पहला ऐसा पार्क है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि कंजर्व कर सके वेरियस जो भी पॉलिनेटर स्पीशीज़ हैं। आजकल आपको पता है कि पोल्यूशन की वजह से काफ़ी चीज़ स्पीशीज़ ये सब ख़त्म हो रही हैं, तो इन सबको कंजर्व कर सकें और हम लोग अच्छे से एक अवेयरनेस बना सकें लोगों के अंदर, और इनको हम लोग प्रमोट भी कर सकें ताकि आगे पॉलिनेशन में हेल्प मिले। ठीक है, तो पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे? हल्द्वानी उत्तराखंड में है। और ये क्या, इसमें क्या होता है पॉलिनेटर और कैसे काम करेगा ये पार्क, आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन। ठीक है, और ये कोची केरला से बेंगलोर में जाएगी, और ये 450 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन होगी, जो कि 3000 करोड़ रुपए में बन रही है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी जगह को ये जोड़ेगी ये भी मैंने बता दिया है कि कोची में एर्नाकुलम, थिसूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोडे, कन्नूर, और फिर होते हुए ये जाएगी कासरगोड डिस्ट्रिक्ट टू मैंगलोर इन दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, बेसिकली अगर देखें तो कहाँ से जा रही है? केरला के कोची से। कुछ भी पूछ सकता, हो सकता है स्टेट पूछे तो आप कह देंगे केरला टू कर्नाटका, और लेकिन अगर सिटी पूछे तो कोची टू मैंगलोर। और काफ़ी बड़ी ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है, 3000 करोड़ रुपए में बन रही है। ठीक है, तो ये इनॉग्रेट हो चुकी है, 450 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है कोई एग्जाम में। ठीक है, कि कितनी लंबी है, इसका बजट क्या है, कहाँ कहाँ से जाएगी, और ये जो बन रहा है ये किसके अंडर, ये जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ बन रही है, तो ये वन नेशन वन गैस ग्रिड का जो हमारा ये है, हमारी जो योजना है, इसके अंतर्गत ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप नाम ध्यान में रखिए, जगहों का नाम पता रहना चाहिए, आपको बजट पता होना चाहिए, कितने किलोमीटर का हो रहा है वो पता होना चाहिए, और ये कौन डेवलप कर रहा है? तो ये गेल इंडिया लिमिटेड डेवलप करिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए गेल का क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये महारत्न है कि नवरत्न कंपनी है, ये भी लिख के बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वैक्सीन आई है उससे रिलेटेड बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है कि इंडिया में 2 तरीके की वैक्सीन जो है वो अप्रूव हो गई है। एक का नाम है कोविशील्ड और एक का नाम है कोवैक्सीन। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं। जो कोविशील्ड है वो कौन बना रहा है? तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, जो कि पुणे में है। काफ़ी बार हम लोग पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है ये। ठीक है, पुणे में है। और एक ये है, और एक दूसरी कोवैक्सीन जो डेवलप करी है भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद ICMR। ठीक है, तो दो हमारे यहाँ हुई है अप्रूव। एक है कोविशील्ड जो कि डेवलप कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये बनाई किसने है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट है। और हमारी जो फुली इंडियन कंपनी है जो भारत बायोटेक, उसने बनाई कोवैक्सीन। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद ICMR। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट है, इनके जो CEO हैं वो कौन है? तो काफ़ी चर्चा में था ये नाम, ध्यान रखिए, आधार पूनावाला। ठीक है, और कोवैक्सीन की अब हम लोग बात करें, सॉरी भारत बायोटेक की बात करें कि उसके CEO कौन है? तो इनके CEO हैं रेड्डी जी, मैं लिख दे रही हूँ, सॉरी, डॉक्टर कृष्णा एला। ठीक है,
डॉक्टर कृष्णा एला, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि वैक्सीन मैत्री के तहत हम लोग ने काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज़ को कितने कितने डोजेज़ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, और काफ़ी कंट्रीज़ को हमने बेचे भी हैं, जिससे और जो भी हमारा फ्री में हमने जो भी वैक्सीन बेची है, जिससे हम इंडिया की सॉफ्टवेयर बहुत बढ़ती है। तो आगे हम लोग इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वैक्सीन मैत्री क्या है, कहाँ कितने डोजेस भेजे हैं, और अगर कोई भी कंट्री देखिए जहाँ भी हमने डोजेस फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे उसके बारे में तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि वहाँ का हेड कौन है, पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सब चीज़ें, आप पार्टी कौन सी है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगी, ठीक है। वैक्सीन मैत्री। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो अभी लद्दाख में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है, और ये लद्दाख में हुआ है, और पहली बार इसमें विमेन की भी टीम आई है। ऐसे हमेशा मेल टीम पार्टिसिपेट करती है। टोटल 13 टीम्स थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस से आए हैं, जिसमें से 11 मेंस थी और 2 विमेन थी। तो ये खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट है जो लद्दाख में हुआ है, लद्दाख के कारगिल में, और कारगिल के चितकन जगह पे हुआ है, ठीक है। नाम आप ध्यान में रखिए, कुछ भी पूछ सकता है ऑप्शन में, चितकन, कारगिल, लद्दाख, कुछ भी हो सकता है। एक और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वेन्यू क्या है, वेन्यू ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम, और ये खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है स्पोर्ट्स के। तो किरण रिजिजू जी हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के, तो राधा कृष्ण माथुर है। ध्यान में आप रखिए, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूनियन मिनिस्टर कौन है स्पोर्ट्स एंड अफेयर के, किरण रिजिजू। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अभी हमने हाल ही में ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है, जो कि 4 जनवरी को मनाया गया, और ये 2019 से हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो ये 2021 में ये इसका 3rd एडिशन है वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे क्यों मनाया जाता है, और तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मनाया जाता है ताकि हम अवेयरनेस बढ़ा सके लोगों में कि ब्रेल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो भी ब्रेल जो आपने पता है ये एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है, जो भी लोग जो डिसेबल्ड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं आंखों से, तो उनके लिए कम्युनिकेशन का ये बहुत अच्छा मेथड है, उससे ही वो पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसका इम्पॉर्टेंस अवेयरनेस बढ़ा सके लोगों में, और लोगों को फुल रियलाइजेशन हो सके कि इनको भी अपना राइट है, ह्यूमन राइट्स है, कि हर जगह ब्रेल का भी, कहीं भी म्यूज़ियम में चले जाएं, इन सब जगह में भी जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी ब्रेल लिपि में चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो दिन है ये लुई ब्रेल जो है उनके बर्थडे पे मनाया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। लुई ब्रेल जो कि फ्रांस के नागरिक हैं, उनके बर्थडे पे हम लोग मनाते हैं 4 जनवरी को, 2019 से हम मनाते आ रहे हैं। ये इसका 3rd एडिशन है, ठीक है, डेट याद रखिए आप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी उड़ीसा में रिसेंटली इंडिया का पहला फायर पार्क ओपन हुआ है भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। नवीन पटनायक हैं सीएम उड़ीसा के। और ये क्यों फायर पार्क क्या है, मतलब थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें इस पार्क में एक पार्क बना दिया गया है जिसमें लोगों को बताया जाएगा, इनिशिएटिव लिया जाएगा लोगों को इनोवेटिव तरीके से बताना कि फायर सेफ्टी के बारे में, और अवेयरनेस फैलाना कि अगर कहीं आग लग जाती है तो क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकें। इस तरीके से इन्होंने एक पार्क बनाया है, और ये इंडिया का ऐसा पहला पार्क है। तो आप ध्यान में रखिए, पहला पार्क इन भुवनेश्वर उड़ीसा, इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कंट्री का पहला सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस, ठीक है, ये शुरू हो गया है। केरला में अभी अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस शुरू होगा, और ये भी अनाउंस किया उन्होंने कि पहला एम्फीबियस वाटर बस ये भी केरला में लॉन्च होगा। तो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, बट इन्होंने अनाउंस करा है कि पहला सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस शुरू हो जाएगा कुछ ही दिन में केरला में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ शायद देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के डिपॉजिट मिले हैं, और ये हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइंड किया है वहाँ पे डिग करने के बाद।
और ऐसा वेनेडियम का डिपॉजिट इंडिया में ऐसे इतनी ज़्यादा मात्रा में ऐसा पहली बार ही मिला है अरुणाचल प्रदेश में। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। और जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किसके अधीन आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन आता है। कुछ और बातें हम वेनेडियम की कर लें कि वेनेडियम क्या है। तो ये एक ऐसे एलिमेंट है जो कि बहुत ही रेयर है, ठीक है, और सिल्वर ग्रे कलर का होता है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, बहुत ही हार्ड एलिमेंट है और बहुत ही रेयर है, ठीक है। और मेन बात है कि इसकी बहुत ही डक्टिलिटी, बहुत ही डक्टाइल होता है और बहुत ही मैलिएबल प्रॉपर्टीज़ है। मतलब डक्टाइल मैलिएबल का क्या मतलब होता है, इसको इजीली थिन शीट्स में बना सकते हैं, इसको इजीली थिन वायर्स में ढाल सकते हैं और इसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यूजेस क्या क्या, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो बहुत जगह यूज़ होता है, स्टील अलॉयज़ में यूज़ होता है, स्पेस व्हीकल में यूज़ होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, स्पेस व्हीकल में यूज़ हो गया। और फिर टूल्स बनाने में, पिस्टन जो बड़े बड़े होते हैं कंपनीज में, उनको बनाने में यूज़ होता है। और सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसको। और ट्रीटमेंट देखिए, आपको मेडिकल फील्ड में वेनेडियम का यूज़ होता है, ट्रीटमेंट करने में, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इन सब में भी इस्तेमाल होता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये हम लोग अभी चाइना से पूरा मंगाते थे, हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट थे चाइना पे, लेकिन अच्छी बात है कि अगर इतने मात्रा में हमारे यहाँ मिल गया है तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे कम होगी। और लार्जेस्ट डिपॉजिट वेनेडियम का कहाँ पे है, तो ये हो सकता सवाल में पूछ दे। तो लार्जेस्ट डिपॉजिट है वर्ल्ड में चाइना में, और उसके बाद है रशिया में, एंड देन साउथ अफ्रीका, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिए कहाँ का। आई एम होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसने 2021 में अपना रिलीज़ कर दिया है रैंकिंग। ये हर साल बताते हैं कि किसी कंट्री के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। तो इंडिया की रैंकिंग 85th आई है और ये पहले से ड्रॉप हुई है, 110 कंट्री में 85th है, विच इज़ पुअर। और अगर बात करें हम फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, तो हमेशा की तरह पिछले 3-4 सालों से जापान टॉप पे है, तो जापान की रैंकिंग फर्स्ट है। उसके बाद से तीसरी बार जापान फर्स्ट आया है। उसके बाद सिंगापुर है सेकंड पे, और साउथ कोरिया और जर्मनी दोनों ही है थर्ड प्लेस पे। अब क्या इस पासपोर्ट का क्या मतलब है, इस पासपोर्ट का ये मतलब होता है कि 85th रैंक है हमारी, इसका मतलब हाँ, इसमें ना मार्क्स होते हैं। रैंकिंग, एक तो रैंकिंग हो गई, ठीक है, एक मार्क्स होते हैं, जिसमें इंडिया जो है 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री विजिट कर सकता है। और यहीं पर अगर हम जापान की बात करें तो 192 कंट्रीज़ में जापान का अगर कोई सिटीजन है तो वो वीज़ा फ्री जा सकता है। तो देखिए जापान से हम कितना पीछे हैं, 192 कंट्रीज़ में जा सकते हैं और हम सिर्फ 58 कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी अपनी रैंकिंग इंप्रूव करें। ये सब कैसे होता है, ये सब कंडक्ट पे होता है कि जैसे इंडियन सिटीजन्स की क्या रेपुटेशन है बाहर और इंडिया की क्या रेपुटेशन है बाहर, उस पर भी ये काफ़ी। और लास्ट में हम बात करें कि सबसे ख़राब रेपुटेशन किसकी है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो वो है सीरिया, अफ़गानिस्तान, इराक, इनका लोएस्ट पासपोर्ट है। ये सिर्फ 28, 29, 26 इन कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जब भी आप किसी फॉरेन ट्रिप पे जाएं तो आप ये समझ के ज़रूर जाएं कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उसको वहाँ प्लीज़ अच्छे से प्रेजेंट हुआ करें, बेइज्जती ना कराया करें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। रिसेंटली अभी हमारे यहाँ उड़ान स्कीम के अंतर्गत एक एयर टैक्सी लॉन्च हुई है, इंडिया की पहली फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, ठीक है। और ये लॉन्च हुई है चंडीगढ़ से, और इसको लॉन्च किया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने। और ये चंडीगढ़ से चलेगी और कहाँ तक जाएगी, देखिए चंडीगढ़ टू हिसार, ठीक है। एयर टैक्सी क्या है, एयर टैक्सी कुछ नहीं है, उसमें एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट होगा जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ठीक है। और इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो एक एयर टैक्सी में एक पायलट की सीट होगी, ठीक है, उसके साथ 3 और लोग आ सकते हैं। एयर टैक्सी से फ़ायदा क्या होगा हमें, फ़ायदा ये होगा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हमें सड़कों पे जो जाम लग जाता है घंटों घंटों, उससे हम बचेंगे। तो थोड़ा ट्रैफिक प्रॉब्लम है कम होगी। और फिर
टाइम में हम पहुँच जाएंगे। और ये क्या है, लाइटेस्ट ट्विन इंजन इसमें है, ठीक है, और बहुत ही कम वो है, हल्का है, 760 kgs का है। और इसमें इसका एक इंसान का, अगर हम लोग इस रूट की बात करें जो अभी नया शुरू हुआ है चंडीगढ़ टू हिसार, तो इसमें एक आदमी की टिकट के पैसे 1700 रुपये हैं, विच इज़ नॉट बहुत ज़्यादा। तो अच्छी बात है ये कि ये हमारे इनिशिएटिव शुरू हुआ है। और दूसरा भी फिर सेकेंड फेज़, ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 में हिसार टू देहरादून होगा, उसके बाद थर्ड में हम लोग चंडीगढ़ टू देहरादून करेंगे। बाकी मोहाली, धर्मशाला, HP, ये सब भी चीज़ें इसमें, कुल्लू वुल्लू, ये सब जो भी हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उसको भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एयर टैक्सी से। तो आप ध्यान में रखिए कि पहला शुरू हुआ है चंडीगढ़ टू हिसार, ठीक है, और 1700 कुछ उसकी प्राइस है। और लाइट वेट एयरक्राफ्ट होगा जिसमें सीटिंग कैपेसिटी होगी 3 पैसेंजर की विथ 1 पायलट। हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले जो हैं, इनको अवार्ड मिला है फ्रांस से, सबसे बड़ा अवार्ड, जिसका नाम है ऑर्डर नेशनल डू मेरिट। ये फ्रेंच में लिखा है, इसका इंग्लिश में मतलब है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि फ्रांस का है। और इनको प्रोफेसर जो हैं इनको मिला है, ये ISC के प्रोफेसर हैं। और इनको पहले भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2019 में। इंडो फ्रेंच जो डील है उसमें जो हम लोग का कनेक्शन है उसमें इनका काफ़ी अहम रोल रहा है। तो रोशनी गोडबोले का आप नाम ध्यान में रखिए, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनको सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर में एक ऐप लॉन्च हुआ है, ऐप का नाम है सतर्क नागरिक, और इसको लॉन्च किया है मनोज सिन्हा ने, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और इस सतर्क नागरिक ऐप का क्या मतलब है, क्यों ये लॉन्च हुआ है, ताकि जो भी लोग हैं उनमें अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स ले सकें और ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस हो सके। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर अब वहाँ से 370 हट गया है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो ईजिली ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके सतर्क नागरिक, अगर कोई आप कोई भी वहाँ का नागरिक है वो ऐप डाउनलोड करेगा, और अगर कोई भी उसको लगता है कोई कंप्लेंट है तो वह यहाँ ईजिली रजिस्टर कर सकता है और कंप्लेंट कर सकता है, ताकि जो भी उनकी ग्रीवियंसेस हैं वो ईजिली सॉल्व हो सके, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उसको हम लोग मनाएंगे पराक्रम दिवस के नाम से। और उनकी जयंती कब होती है, तो 23 जनवरी को होती है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती अब कही जाएगी। और 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि उनका जन्म कब हुआ था। 1897 में हुआ था, कटक में, उड़ीसा डिवीज़न, बंगाल प्रोविंस के अंदर, तब ये आता था। और 1897 में हुआ था, तो 2023 में सुभाष जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा रिमार्केबल ईयर होता है तो वो एग्ज़ाम में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और अभी आपने देखा होगा कोलकाता में शो भी हुआ था, PM नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे, जो ये चर्चा में रहा था। और एक नया इंस्टीट्यूट भी अभी अनाउंस हुआ है, इंस्टीट्यूट का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, ताकि जो भी इंडिविजुअल हैं जो एक्सीलेंट काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको पुरस्कार दिया जा सके। बाकी मैंने कुछ डिटेल सुभाष चंद्र जी के बारे में लिखी हुई है नीचे, आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था। आपको पता ही होगा, आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा काफ़ी कुछ। चलिए, गुजरात गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि जो ड्रैगन फ्रूट होता है, ठीक है, तो उसका वो नाम बदल के रखना चाह रहे हैं कमलम, ठीक है। क्यों वो ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो फ्रूट जो है वो बिल्कुल कमल की तरह, लोटस की तरह दिखता है। इसलिए उनका कहना है कि जो भी लोकल लोग हैं यहाँ पे, गुजरात के जो लोकल फार्मर्स हैं, वो इसको उगाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग एक लोकल सा नाम होना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट इज़ इंग्लिश नेम। तो उनके अकॉर्डिंग उनके लिए एक लोकल नाम होगा तो इजी रहेगी, आसानी रहेगी। तो गुजरात के CM है विजय रूपानी जी, और काफ़ी इस बात पे बहस भी छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। लेकिन उन्होंने साफ साफ जब ये कहा था, अभी पिटीशन उनको मिला नहीं है, बट उन्होंने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको कमलम बोले। और इन्होंने काफ़ी क्लियर किया कि इसका हमारे पॉलिटिकल पार्टी से कोई, जैसे BJP का साइन है, उससे कोई रिश्ता नहीं है, बट काफ़ी लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया था। चलिए, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है आपने कुछ सीखा,
तो इसको आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसका जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी नए एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है, जो अक्सर आधे बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि छोटी से छोटी वैकेंसी अगर भी हो तो वो हम बता सकें अपने चैनल पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वैकेंसी में ज़रूर चेक कीजिएगा, और आपको लग रहा है कि आप उस वैकेंसी में फिट होते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे क्यूरियस।